हेलो दोस्तों, एजुकेशन गुरु 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 2600 प्लस में मैथ का सेट नंबर 15 को। तो दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 14 का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो दोस्तों, यहाँ से दिया है कि 300 और 1000 के बीच कितनी संख्या जो है 7 से विभाज्य है। 300 के बाद कौन सी वो संख्या है जो 7 से कटेगी, वो जो कटेगी वो निकाल लेते हैं कि 300 भागा 7, यानी कि यह हो जाएगा 7 चौक 28, यहाँ से आ जाएगा 20, यानी कि यहाँ पर अगर आता है 21, यहाँ पर एक 70, 21, यानी कि यहाँ पर करना पड़ेगा हमको 301, क्योंकि पहली संख्या जो आ गया वो आ गया 301, दूसरी संख्या हो जाएगा 308। ऐसे करते करते लास्ट संख्या कितना आ जाएगा, 1000 के बीच की संख्या हमको ज्ञात करना है। यहाँ से करेंगे 7 भागा में 1000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, ये जाएगा 30, यानी कि 7 चौक 28, ये बच गया 2, यानी कि यहाँ पर उतरेगा 0, की हो जाएगा 20। यहाँ पर अगर हम करते हैं 12 तो नहीं ले सकते क्योंकि 17 21, यहाँ पर 1 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1001, यानी कि कम हमको लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम करते हैं 7 दूनी 14, यहाँ पर 14 में करते हैं तो यहाँ से बच जाएगा शेषफल 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा ये माइनस का 6 कम, यानी कि यहाँ से संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतिम संख्या 1000 माइनस का 6, यानी कि हो जाएगा 994, जो कि 7 से डिविजिबल है। यहाँ से आ गया हमारा अंतिम संख्या, वो आ गया 994, और प्रथम संख्या आएगा 301, और यहाँ से डी बराबर कितना आ जाएगा, 4 बनकर वो आ जाएगा दूसरा पद माइनस का पहला पद, यानी कि 308 माइनस का 301, यानी कि 7। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एपी में जो अंतिम पद होता है यानी कि एन बराबर होता है, वो होता है ए प्लस का एन माइनस 1 और इंटू का होता है डी, ठीक है। तो यहाँ एन यानी कि अंतिम पद कितना है, वो 994, लेकिन यहाँ से हम लिखेंगे 994 बराबर में ए यानी कि 301 प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी, यानी कि 7। तो 301 को इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, यानी कि 994 माइनस का 301 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू का डी, यानी कि 7। ये हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा 3, और ये 9 में से 0 जाएगा 9 में से 3 जाएगा 6, यानी कि 693। ये गुना में अगर इधर लेकर आएंगे इसको तो ये हो जाएगा भागा में, कि बटे में हो जाएगा 7, बराबर में ये हो जाएगा एन माइनस का 1। तो ये कर जाएगा दोस्तों 7 9 63, 6 7 9 63, यानी क्या हमारा आ गया 99 बराबर में एन माइनस 1। यहाँ से एन बराबर हम लिख सकते हैं 99 प्लस का 1, यानी कि 100, यानी कि 300 और 1000 के बीच 100 ऐसी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर की जाती है तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से दिया कि नाव की चाल, तो नाव की चाल मान लेते हैं कि x है, यानी कि x का जो मान दिया है वो दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल मान लेते हैं कि वो है y, क्योंकि y का मान हमको ज्ञात करना है। इसमें क्या बोला है कि धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। धारा की दिशा में बोल रहा है, यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 14, और ये कितना दूरी का तय कर रहा है, यह दूरी का तय कर रहा है 1 घंटा 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाता है। 28 बटा में हो जाएगा डी बटा में टी, क्योंकि 1 घंटा प्लस का 45 मिनट, इसको बदल लेंगे घंटा में, ये हो जाएगा 15 3 45, और 15 चौके 60, ये 4 एलसीएम, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 28 बटा में 4 और 3 7 बटा में 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, इनके यहाँ से हो जाएगा ये 7 चौक 28, यानी कि 4 गुने 4 बराबर में आ गया हमारा 16, यानी कि यहाँ से आ जाएगा x प्लस का 14 बराबर में 16, यहाँ से x का मान आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर y होगा क्योंकि हमको धारा की चाल ज्ञात करना है, यहाँ से हो जाएगा y प्लस का 14, यहाँ पर भी हो जाएगा y, यहाँ से हम लिख सकते हैं y बराबर में 16 माइनस का 14, यानी कि धारा की जो गति आ गया वो आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं
जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है, यानी कि 3 से 60 के बीच 5 से विभाजित होने वाली विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। जैसे 3 से लेकर 60 तक बोला है तो विषम संख्या कितना होता है, यानी कि 5 से कटने वाली विषम संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक तो खुद 5, फिर हो जाएगा 15, उसके बाद 25, उसके बाद 35, उसके बाद 45 और उसके बाद 55, क्योंकि यहीं से विषम संख्या है। बाकी जो हो जाएगा वो 10 हो जाएगा, तो ये सम संख्या हो जाएगा। फिर हो जाएगा 20, ये भी सम संख्या हो जाएगा। फिर हो जाएगा 30, ये भी सम संख्या हो जाएगा। क्योंकि विषम संख्याओं की संख्या जो आ गया 5 से विभाजित होने वाली वो आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 0.03 7 के पावर एक रिंग को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p एक पूर्ण संख्या है और q एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, यहाँ से दिया 0.03 7 के पावर रेकरिंग, 0.03 7 के पावर रेकरिंग है। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं 35 और कितने के बाद रेकरिंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर 3 पर रेकरिंग नहीं है और ये 0 पर रेकरिंग नहीं है, क्यों यहाँ से हो जाएगा -3 और बटे में हो जाएगा कितने के पावर रेकरिंग है, एक अंक के पावर पर रेकरिंग है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 और कितने पर नहीं है तो 2 ठो पर नहीं, यानी कि 1 और 2 अंक का रेकरिंग नहीं है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 2 ठो 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा 37 - 3 यानी कि हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा बटा में 900, ये कर जाएगा 17 दूनी 34 और ये 45 दूनी 9 यानी कि 450। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है भूतल पर खड़े 100 y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शीर्ष उनके पाद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण अंतरित करते हैं, तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है मीनार है जिसकी ऊंचाई 100 y है, तो मान लेते कि AB हमारा एक मीनार हो गया और CD भी हमारा एक दूसरा मीनार हो गया। इसकी ऊंचाई जो है वो x है और इसकी ऊंचाई y है। ये हो गया हमारा AB मीनार और ये CD मीनार, और इन दोनों को अगर मिलाते हैं और इनके शीर्ष और पाद बिंदु के बीच जो कोण निर्मित हो रहा है वो हो रहा है एक तो 60 डिग्री का और ये हो रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, इसको मान लेते कि ये है हमारा B और इसको भी मान लेते कि हमारा ये है B। ठीक है, और इसका नाम देते कि ये है E। चलते हैं त्रिभुज ABE में, इनकी त्रिभुज ABE में अगर हम चलते हैं यहाँ से होगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा कोण के सामने वाला भुजा जो होता है लंब और नीचे वाला होता है आधार और ये होता है कर्ण। यहाँ से कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री में वो हो जाएगा लंब बट्टा में आधार यानी कि x बट्टा में b। तो tan 60 डिग्री में कितना होता है, यह होता है √3 बराबर में हो जाएगा ये x बट्टा में b। तो b को इधर लगाएंगे तो हो जाएगा गुना में, यानी कि x बराबर में आ गया √3 इंटू का b। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज CDE में, CDE में क्या होगा tan 30 डिग्री बराबर में लंब बटा में आधार यानी कि y बटा में b। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 1 बटा में √3। ठीक है, बराबर में हो जाएगा y बटा में b, तो तीसरा तृतीय गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा √3 का y बराबर में b, यानी कि y बराबर में आ जाएगा हमारा b बटा में √3। तो पूछा क्या है, पूछा है कि x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो x अनुपात y ज्ञात कर लेंगे कि x अनुपात y बराबर में हो जाएगा √3 इंटू का b और अनुपात का ये हो जाएगा b बटा में √3। तो b से भी कैंसिल आउट, ये भागा में इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि 3:1। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 52 और 100 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसको बना दें गुणनखंड विधि से। क्या से दिया है 52, तो 52 का हम तोड़ सकते हैं 13 इंटू का 4 यानी कि 13 चौके 52, और फिर दिया है 100, तो 100 को तोड़ सकते हैं हम 25 इंटू का 4। ठीक है, तो 25 चौके 100 और 13 चौके 52, तो इन दोनों में सबसे कॉमन कौन है, बड़ा वाला वो है 4, यानी कि एचसीएफ यहाँ से आ जाएगा वो हो जाएगा 4, या इसको भाग विधि से भी बना सकते हैं। यहाँ से करते हैं 52 भागा का 100, तो ये जाएगा एक बार में, तो हो जाएगा 52 यानी कि 52 और 8 60, 60 और 40 100, और ये हो जाएगा यहाँ पर 52, ये हो जाएगा एक बार में यानी कि 48, तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 48, ये कर जाएगा
12 बार में, यानी कि बढ़ चौक 48। ठीक है, यहाँ से भी आ जाएगा HCF 4 और यहाँ से मतलब कि गुणनखंड विधि से भी इसको बना सकते हैं, तो हो जाएगा 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 3 के 4 क्रमागत गुणनखंडों का योग 78 है, तो उनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तब तो निकालेंगे 4 क्रमागत संख्या। तो 4 क्रमागत संख्या जो है मान लीजिए कि वो है x, दूसरा हो जाएगा x+1, तीसरा हो जाएगा x+2 और चौथा हो जाएगा x+3। ये सभी जो है वो 3 के गुणज है। ये हो जाएगा 3 गुणे x और ये हो जाएगा 3 इंटू का x+1 और ये हो जाएगा 3 इंटू का x+2 और ये हो जाएगा 3 इंटू का x+3 और इन सभी का योग जो दिया वो दिया है 78। यहाँ से हम लिख सकते हैं 3x प्लस का ये 3 इंटू x+1 यानी कि 3x प्लस का ये हो जाएगा 3 और प्लस का ये हो जाएगा 3 इंटू x+2 यानी कि 3x प्लस का 3 दूनी 6 प्लस का 3x प्लस का 3 के 9 बराबर में हो जाएगा 78। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा 3x 3x 6x 6 और 3 9 9 और 3 12x प्लस का यहाँ से लिख सकते हैं ये 3 6 9 9 9 18 यानी कि 12x प्लस का 18 बराबर में 78। 18 को इधर का जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 12x बराबर में हमारा आ जाएगा 78 में से 18 जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 8 जाएगा 0 और 7 में से 1 जाएगा 6। ठीक है, x बराबर में आ जाएगा 1 कर जाएगा 5 बार में यानी कि 5। ठीक है, तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3 इंटू x+3। क्या से आ जाएगा बड़ी संख्या? वह हो जाएगा 3 इंटू का x प्लस का 3। जैसे x का मान ज्ञात किया है 5 यानी हो जाएगा 3 इंटू का 5 प्लस का 3 यानी कि 8, तो संख्या हो जाएगा 24। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष के बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती? तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि वह ले रहा है 10,000 रुपये का ऋण, यानी कि यहाँ से मूलधन दिया है, वो दिया है 10,000। ठीक है, और अमाउंट ऋण हो चुका रहा है, वो हो चुका है 12,544 रुपया, इनकी अमाउंट हो जाएगा 12,544 रुपया। और रेट कितना है? रेट जो है वो ज्ञात करना है और टाइम जो दिया है वो दिया है 2 वर्ष। ऐसे अमाउंट बराबर में होता है P इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 इंटू का पावर T। तो अमाउंट हो जाएगा 12,544 बराबर में P यानी कि 10,000 इंटू का 1 प्लस R बटा में 100 के पावर T यानी कि 2। ये गुना में इधर रहेगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि 12,544 बटे में 10,000 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस R बटा में 100 के पावर T यानी कि 2। तो स्क्वायर किधर कराएंगे तो हो जाएगा रूट में, यानी कि हो जाएगा अंडर रूट का 12,544 बटा में 10,000 बराबर में 1 प्लस R बटा में 100। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 12,544 किसका वर्गमूल है? ये दोस्तों वर्गमूल जो है यह है 112 और ये हो जाएगा 10,000 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 100 बराबर में 1 प्लस R बटा में हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक को इधर कराएंगे तो हो जाएगा माइनस में, यानी कि 112 बटा में 100 माइनस का 1 बराबर में R बटा में 100। ये हो जाएगा 100 एलसीएम यानी कि 12 बटा में 100 बराबर में हो जाएगा R बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, क्योंकि R बराबर में आ गया 12%। तो पूछा गया है हमसे कि यदि उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितने राशि की बचत होती? यहाँ से निकाल देंगे SI। तो SI बराबर में जो होता है वो होता है PRT बटा में 100। तो P है इसका 10,000 इंटू का R आ गया 12% और T आ गया 2 वर्ष और बटे में जगह ये 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, जगह 12 दूनी 24 यानी कि 2400। तो SI जो आ गया वो आ गया 2400। ठीक है, यहाँ से मिश्रण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 प्लस का 2400 यानी कि यहाँ से इसका टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 12,400। ठीक है, उसका बचत कितना होता? वो पहले भुगतान कर रहा है 12,544, लेकिन साधारण ब्याज वो भुगतान कर रहा है 12,400, उसका बचत जो होता है वो होता
12,544 माइनस का 12,400, इनकी उसको बचत होता है 144 रुपया का। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बहुपद 5x² प्लस का 5 माइनस का 1 इंटू का x माइनस का 2p प्लस 5 के शून्यों का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से शून्यों का योग दिया है, तो शून्यों का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और यह जो है यह इनके गुणनफल के 1/4 के बराबर, यानी कि अल्फा गुने बीटा के 1/4 यानी कि 1/4 के बराबर है। तो ऐसे कितना दिया है बहुपद, वह दिया है 5x² माइनस का दिया, सॉरी प्लस का दिया है 5p माइनस का 1 इंटू का x, और माइनस का दिया है 2p प्लस का 5। क्या से निकाल लेंगे मूलों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है माइनस b बाई ए माइनस x का गुणांक बटा में होता है x² का गुणांक। यहाँ से होगा माइनस का 5p माइनस का 1 और बटे में x² गुणांक यानी कि 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 5p प्लस का 1/5। फिर निकालेंगे मूलों का गुणनफल, जो जगह अल्फा गुने बीटा, तो होता है अचर पद बटा में x² का गुणांक। अचर पद कितना है, वो है माइनस का 2p और माइनस का 5 बटे में ये 5। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में अल्फा गुने बीटा बटा में 4, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5p प्लस का 1 बटे में 5 बराबर में माइनस का 2p माइनस का 5 और बटे में 5 और बटे में 4। ये चला जाएगा ऊपर, इनके हाथ हमारा आ जाएगा माइनस का 2p माइनस का 5 और बटे में 4 5 20, ये कर जाएगा 5 4 20, ये 4 इधर गुना जाएगा कि माइनस का 4 5 20p, और ये हो जाएगा प्लस का 4 बराबर में हो जाएगा माइनस का 2p माइनस का 5। ठीक है, यहाँ से 20p को इधर लेकर जाएंगे और 5 को इधर लेकर आएंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस का ये 5 प्लस का बराबर में माइनस 2p, और ये हो जाएगा प्लस का 20p। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 5 4 9 बराबर में ये माइनस 2p प्लस का 20p यानी कि 18p। यहाँ से ये कर जाएगा 2 बार में, यानी कि यहाँ से p का मान आ गया 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि √3 साइन थीटा माइनस के कॉस के बराबर में 0, थीटा न्यून कोण है, तो कॉस के पावर 3 थीटा माइनस का √3 साइन के पावर 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि √3 साइन थीटा, √3 साइन थीटा और माइनस का दिया है कॉस थीटा बराबर में 0, तो माइनस कॉस थीटा को इधर कर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा, √3 साइन थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा को इधर तो ये हो जाएगा भागा का, इनके √3 बराबर में हो जाएगा ये कॉस थीटा और बटे में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में साइन थीटा यानी कि कॉट थीटा। यहाँ से कॉट थीटा में √3 का मान कितना होता है, ये होता है कॉट 30 डिग्री का, क्या हो जाएगा कॉट 30 डिग्री बराबर में कॉट थीटा, जैसे कॉट से कॉट कैंसिल आउट, थीटा का मान आ गया वो आ गया 30 डिग्री। यहाँ से हमसे पूछा गया कॉस क्यू थीटा और माइनस का √3 साइन क्यू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉस क्यू 30 डिग्री माइनस का √3 इंटू का साइन क्यू 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का मान यह होता है √3/2, यहाँ से हो जाएगा √3/2 के पावर क्यू, और ये हो जाएगा माइनस का √3 इंटू का साइन 30 डिग्री का मान ये होता है 1/2, यानी कि 1/2 के पावर क्यू, क्या हो जाएगा √3 के पावर क्यू यानी कि 3√3 बटा में ये 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का ये हो जाएगा √3 बटा में 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 एलसीएम में क्या आ जाएगा 3√3 माइनस का √3 बटा में 8, तो ये हो जाएगा 2√3 बटा में 8, तो ये कर देगा 4 बार में, तो क्या से हमारा आएगा फाइनली √3 बटा में 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए 5 प्लस का 3 गुने 72 भागा का 24 माइनस का 12। तो दोस्तों यहाँ से दिया कि 5 प्लस का 3 गुने 72, 5 प्लस 3 गुने 72 भागा का दिया है 24 और माइनस का दिया है
12, तो ये करेगा 24 3 72, तीन 9 9 और 5 14, क्योंकि 14 माइनस का 12 बराबर में ये हो जाएगा 2। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है मझला कोष्ठ 1 माइनस 1/4, फिर मझला कोष्ठ 1 माइनस 2/4, ऐसी करते करते 1 माइनस 6/4। तो दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस का 1/4 इंटू का 1 माइनस का 2/4, फिर है इंटू का 1 माइनस 3/4, फिर है 1 माइनस 4/4, फिर आगे है 1 माइनस का 5/4, और फिर आगे है 1 माइनस का 6/4। तो दोस्तों यहाँ से अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3/4, गुने में ये हो जाएगा 4 एकम 4 यानी कि 4 में से 2 जाएगा 2 यानी कि 2/4, ये हो जाएगा 4 एलसीएम लेंगे तो 4 4 में से 3 जाएगा यानी कि 1/4, ये गुने में हो जाएगा 4 अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 यानी कि 0/4, और ये हो जाएगा 4 एलसीएम में 4 माइनस 5/4 यानी कि माइनस का 1/4, फिर ये हो जाएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा कि 0/4 यानी कि सब को 0 कर देगा, इसलिए इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर पीतल और तांबे के 4:3 के अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनाने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। टोटल मिश्रण का मान जो दिया है वह दिया है 140, मिश्रण का मान जो दिया है वह दिया है 140, जिसमें कि तांबा और पीतल का रेशियो कितना दिया है, यह दिया है पीतल और तांबा का रेशियो यह जो दिया है वह दिया 4:3। यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा अनुपात में मिश्रण, ये हो जाएगा 4 और 3 7, लेकिन कितना है वो है 140 प्रश्न में, ठीक है। हो जाएगा 1 बराबर में 7 दूनी 14 यानी कि 20। तो पूछा क्या है, पूछा कि तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। तांबा कितना है, तांबा जो अनुपात में है 3, यानी कि यहाँ से 3 बराबर में हो जाएगा 20 इंटू का 3, यानी कि तांबा की मात्रा जो है वो है 60 ग्राम। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ए आर एस बराबर में 125 डिग्री है तो कोण पी ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया एक तो वृत्त जिसमें कि दिया कोण ए आर एस बराबर में 125 डिग्री, कोण ए आर एस ये पूरा जो मान दिया है वह दिया है 125 डिग्री, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा एस आर पी, ये पूरा लाइन हो जाएगा जिसमें कि ये दिया 125 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा केवल ये 180 माइनस 125, क्योंकि कोई भी रेखा जो होता है वो होता है 180 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से इसका मान दिया 125, ये हो जाएगा 25 और 5 30, 30 और 5 80 यानी कि 55 डिग्री। तो ऐसा हमारा आ गया कोण ए आर पी, कोण ए आर पी वो आ गया 55 डिग्री, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों एक ही परिधि द्वारा बना कोण आर बी है और एक ही परिधि द्वारा बना कोण बी बी है, यानी कि कोण ए बी पी बराबर भी हो जाएगा कोण ए आर पी के। कैसे इसको हम लिख सकते हैं, कोण ए आर पी यानी कि इसको भी लिख सकते हैं 55 डिग्री। तो ये हो गया 55 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, पूछा कि पी ए बी का मान, कि पी ए बी का मान, और ये दोस्तों हो जाएगा वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर जो बना कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी कि ये पूरा हो जाएगा वो 90 डिग्री का। तो दोस्तों को चलते हैं त्रिभुज ए पी बी में, कि त्रिभुज ए पी बी में अगर चलते हैं तो ये हो जाएगा कोण पी प्लस का कोण बी और प्लस का जाएगा कोण ए बराबर में 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 डिग्री होता है। यहाँ से कोण पी बराबर में दिया है 90 डिग्री, प्लस का कोण बी बराबर कितना दिया है, वो दिया है 55 डिग्री, ये निकाले हैं हम लोग, और प्लस का ये हो जाएगा कोण ए बराबर में 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा कोण ए बराबर में 180 माइनस का 90 और 55 यानी कि हो जाएगा 9 5 14 यानी कि 145 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा कोण ए बराबर में वो आ जाएगा 145 और 180 ये हो जाएगा 35 डिग्री, देखिए ये कोण आ गया 35 डिग्री, ठीक है। पी ए बी बराबर में वो हो जाएगा
35 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 91 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 2780 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वो एचसीएफ का कितना गुना है? 91 गुना है। यहाँ से एचसीएफ किधर लगाएंगे तो हो जाएगा भागा में, यानी कि एलसीएम बाटा में एचसीएफ बराबर में हो जाएगा 91 बटा में 1। एलसीएम का अनुपात आ गया 91 और एचसीएफ का अनुपात आ गया 1, और इन दोनों का जो योग दिया है वो दिया 2780। यानी अनुपात का कितना योग हो जाएगा? ये हो जाएगा 91 और 1 92, और 92 का मान जो दिया है वो दिया है 2780। ये हो जाएगा 1 बराबर में 2780 और बटे में ये हो जाएगा 92। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो दिया है 2780 बटा में 92, यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं तो ये तो कटने लायक तो नहीं है। सोल्यूशन जो दिया है यहाँ से किया है इन दोनों का जब वो किया 2760, यहाँ से अगर 2760 अगर करते हैं ये दोस्तों कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 30। यहाँ से 1 का मान हो जाएगा 30। ठीक है, यहाँ से पूछा क्या है कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहली संख्या दिया है 210। यहाँ से ये हो जाएगा एलसीएम 91 का 30, यानी कि ये हो जाएगा 0 3 9 2730, और ये हो जाएगा 30 एचसीएफ। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम गुने एच के बराबर में होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ 2730 गुने का 30 बराबर में हो जाएगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या जो दिया है वो दिया है 210, और दूसरी संख्या को मान लेते वो है 1। तो ये दोस्तों हो जाएगा ये 1 जो से कैंसिल आउट, और ये 3 7 21, और ये कर जाएगा 70 21 6 7 9 63, 390। इनकी दूसरी संख्या जो आ गया वो आ गया 390। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में बीसी समांतर डी है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से एक तो चित्र दिया है, वह चित्र है यह चित्र है, इसमें क्या दिया है कोण ए बराबर में x डिग्री और कोण बी बराबर दिया 122 डिग्री और कोण डी बराबर दिया है 38 डिग्री, और बीसी समानांतर डी, बीसी समानांतर डीई है। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर बढ़ाते हैं ये हो जाएगा यहाँ तक, यदि इसको मान लेते किया है ए। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 38 डिग्री है कोण डी, तो कोण ए बराबर में हो जाएगा 38 डिग्री। ये संगत कोण से, लेकिन कोण ए एफ बी बराबर में आ गया 38 डिग्री। ठीक है, और ये जो दोस्तों है कोण ए बी सी, यह जो है बा कोण है त्रिभुज ए एफ बी का। त्रिभुज ए एफ बी में अगर चलते हैं तो यह बाय कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बाय कोण है कोण ए प्लस कोण एफ का। क्या हो जाएगा एक्स प्लस का 38 डिग्री। ठीक है, क्योंकि बाय कोण जो होता है वो दो अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण एबीसी का मान कितना है? वो है 122 डिग्री, 122 डिग्री बराबर में ये हो जाएगा एक्स प्लस का 38 डिग्री। एक्स बराबर में आ जाएगा 122 माइनस का 38, यानी कि हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4, और ये 11 में से 3 जाएगा 8, यानी कि 84 डिग्री। यहाँ से हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है कि एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान जो आ गया वो आ गया 84 डिग्री। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ से दिया है 80 भागा का कोष्ठ बंद 16 भागा का 2 प्लस का मझला कोष्ठ, फिर उसके बाद है कोष्ठ 6 गुने 5, और यह है माइनस का 15 गुने 2 प्लस का 4। ठीक है, और यह है माइनस 12 छोटा मझला कोष्ठ बंद। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा ये 6 5 30, और ये 15 देनी माइनस का 30 प्लस का 4, ये 30 से 30 कैंसिल, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया प्लस का 4, ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 12, इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 8। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों देखते हैं तो ये हो जाएगा 2 8 16, और ये 8 दाम में 80, इनके यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस का ये हो जाएगा माइनस का 8, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस का 8 यानी कि 2। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है,
जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से कह दे कि 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है। तो दोस्तों मानते कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 100 या एमपी था, इनकी लागत मूल्य था वो था 100, ठीक है। इसमें भी 40% की ऑफ सीजन छूट पर पाता है, तो 100 का 40% अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 40, यानी कि वो खरीद रहा है 60 में, ठीक है। फिर आगे बोलता है और उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है, क्योंकि पहला कितना है अंकित मूल्य उसका है 100 और इसका दे रहा है 25% की छूट, यानी कि 100 का अगर 25% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 25 की छूट देकर, यानी कि 75 की छूट देकर यह बेचता है। इसका हो गया एएसपी और ये हो गया इसका सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। और ये जो 100 है यह वस्तु का लागत मूल्य यानी कि एमपी है, ठीक है। यहाँ से कितना है, कोई वस्तु खरीदा 60 में और बेच रहा है 75 में, तो कितना लाभ हो रहा है, उसको लाभ जो हो रहा है वो हो जा रहा है 15 रुपया का। और किससे लाभ हो रहा है, तो हो रहा है 60 से और गुने में हो जाएगा 100, ये कर जाएगा 15 चौके 60 और ये 25 चौके 100, क्योंकि उसको जो लाभ हो रहा है वो हो रहा है 25% का। इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिए कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 कम है, इनकी लंबाई L4 लंबाई जो है वह चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा L माइनस का ये 3b बराबर में हो जाएगा माइनस का 2। फिर आगे दिया है यदि इसका परिमाप 28 मीटर है तो आयत का परिमाप कितना आता है, ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई बराबर में ये दिया है 28 सेंटीमीटर, ये कर जाएगा 14 बार में। यहाँ से हमारा आ जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का मान 14, यहाँ से हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई का जो 14 और यहाँ से है लंबाई माइनस 3 चौड़ाई बराबर माइनस का 2 है। तो यहाँ से पूछा है कि उसकी चौड़ाई कितनी है, तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का एल और प्लस का एल ये कैंसिल आउट, यानी कि हो जाएगा प्लस का बी और प्लस का 3b यानी कि 4b बराबर में हो जाएगा 14 प्लस का 2 यानी कि 16। यहाँ से हो जाएगा चौड़ाई बराबर में वो आ जाएगा 4 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 37 प्लस का अंडर रूट का 130 प्लस का 2 अंडर रूट का 56 माइनस का अंडर रूट का 16 माइनस का अंडर रूट का 9। तो दोस्तों यहाँ से दिया है 16 और ये माइनस कर दिया अंडर रूट का 9, ठीक है। यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा रूट 3 रूट 9 का वर्गमूल 3 और ये रूट 16 का वर्गमूल 4। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा माइनस के 4 माइनस के 3 के माइनस का 7 यानी कि 56 माइनस का 7, ये हो जाएगा 49, ठीक है। और यह जब हो गया 49 यानी यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट का 49, तो 49 का वर्गमूल ये होता है 7, इनके यहाँ से आ जाएगा 2 गुने में 7, ये हो जाएगा 14, ठीक है। फिर 14 इसमें जोड़ देंगे ये हो जाएगा 4 और 3 और 1 4 और ये 144 ये आ जाएगा रूट में। 144 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 12, ठीक है। तो हो जाएगा 37 प्लस का 12 इनकी इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो ये 7 और 2 9 और ये 3 और 1 4 यानी कि 49। यहाँ से फाइनली हमारा आ गया अंडर रूट का 49, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, ये होता है 7, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया 3.03 3.03 फिर प्लस में 31.003 फिर दिया है 13.33 फिर दिया है 3.331। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 और ये 3 और 3 6 6 और 3 9 और ये जगह 3 और 3 6 और ये 10 का 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 1 10 के 0 हासिल 1 3 और 1 4 4 और 1 5 इनकी 50.694, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लगभग आयत और वर्ग के समान है। यहाँ से गोला त्रिभुज समचतुर्भुज और ये वृत्त है। गोला जो होता है वो होता है ये गोला हो गया और ये हो गया वृत्त, ठीक है। फिर है त्रिभुज, इनकी हो गया त्रिभुज, ये समचतुर्भुज, इनकी हो जाएगा समचतुर्भुज। तो पूछा क्या है कि लगभग आयत और वर्ग के समान कौन है, तो
कौन है? तो वो है समचतुर्भुज। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसा सभी सवाल दिया रहेगा तो इसको हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे, क्योंकि ऑप्शन अगर ए को चेक करते हैं, ए में दिया है 51, जिसमें कि बोला कि दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 6 है, ये अंकों का योग 6 है। यहाँ तक तो फॉलो कर रहे हैं। आगे कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, 51 को लिख दिया जा रहा है 15, ठीक है, तब यह संख्या जो है ये मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है, यानी कि इस 51 के दोगुने से 6 कम है। तो देखते हैं कि 15 बराबर में हो जाएगा 51 दूनी 102 माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 12 में से 6 जाएगा 6 यानी कि 96। ये तो फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा कट गया। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी में है 15, तो हो जाएगा दो अंकों का जो हो जाएगा 6। फिर आके बोल रहा है कि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, यानी कि 15 को लिख दिया जा रहा है 51 को। ये जो संख्या जो है प्राप्त नई संख्या वह मूल संख्या के दोगुने से 6 कम है। 51 बराबर 15 दूनी 30 माइनस का 6, इनकी हो जाएगा 24। ये भी नहीं बराबर नहीं है, ऑप्शन बी भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन सी को चेक करते हैं, तो ऑप्शन सी में 24, यहाँ से दो संख्या का योग आ गया 6, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, यानी कि 24 को लिख दिया जाता है 42, तब ये संख्या जो है वो मूल संख्या के यानी कि 24 के दोगुने से 6 कम है, तो ये हो जाएगा 42 बराबर में 24 दूनी 48 माइनस ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 42 बराबर में 42, यानी LHS बराबर में आ गया RHS, यानी कि ये जो 24 है यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक वस्तु के 1360 रुपए के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए? यहाँ से दोस्तों दिया है एक वस्तु के 1360 रुपए के बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। यहाँ से दिया लॉस परसेंट बराबर में वो दिया है 15%, और विक्रय मूल्य जो दिया है वो दिया है 1360। ऐसे क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा 1360 इंटू का यहाँ से हो रहा है हानि इसको 15% की, क्रय मूल्य बड़ा होगा क्या हो जाएगा 100 बाटा में कितना परसेंट की हानि हो रहा है 15% की, इनकी 100 माइनस 15 इनकी 85 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 17 पाँचे 85 और ये 20 पाँचे 100 और ये हो जाएगा 17 आठे 36, यानी कि ये हो जाएगा 80 बार में, यानी कि यहाँ से आ जाएगा CP बराबर में वो हो जाएगा 80 गुने 20 यानी कि 1600, ठीक है। तो क्या बोल रहा है प्रश्न में बोला कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य बराबर में हो जाएगा 1600 इंटू का 10% का लाभ कमाना चाहता है कि विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा क्रय मूल्य से 110 बाटा में 100, ये डबल 0 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 11 छके 66 के 6 हासिल 6 11 6 1760 रुपये इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को 8 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्योंकि दोस्तों यहाँ से दिया कि इनकी एक पुरुष जो काम कर रहे हैं एक काम को वो कर रहे हैं 8 दिन में, और इसी काम को एक महिला जो काम कर रही है वो काम कर रही है 12 दिनों में। यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 तिहाई 12, यानी कि मैन बाटा में यहाँ से ये हो जाएगा वोमेन बराबर में 3 बाटा में 2, कि मैन की क्षमता है 3 और वोमेन की क्षमता है 2, तो इनकी एक पुरुष यानी कि 3 गुने में एक पुरुष जो काम कर रहे हैं किसी काम को कर रहे हैं 8 दिन में, 3 गुने 8 बराबर में हो जाएगा ये कितना महिला कितना पुरुष कर रहे हैं साथ में 2 पुरुष और 3 महिला, क्योंकि 2 पुरुष 2 मैन प्लस का 3 वोमेन इसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, वो करेंगे 1 दिन में। फिर हो जाएगा 8 के 24 बराबर में 2 मैन, एक मैन की क्षमता है 3, तो 3 दूनी 6 प्लस का 3 ओमेन 3 दूनी 6 इंटू का ये हो जाएगा 1 से 6 6 12 12 दूनी 24, यानी कि ये दोनों मिलकर करेंगे 2 दिन में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है। उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिए कि 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है, कि 9
चिल्ड्रन की जो आयु का माद है वो है 14 वर्ष। इनका योग कितना हो जाएगा, इसका योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 इंटू का 9, इनके 9 चौके 36 के 6, 3 9 3 12। और दादा दादी के कितना उम्र है, दादा और दादी का आयु जो है वो है 71 वर्ष और 67 वर्ष। इनका जो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 71 प्लस का 67, यहाँ से ये हो जाएगा 7 और 1 8 और 7 और 6 के 138 वर्ष। ठीक है, यहाँ से एवरेज बराबर में हो जाएगा टोटल परिणामों का योग बटा में टोटल परिणामों की संख्या, इनकी इसका वो कितना हो जाएगा योग, वो हो जाएगा टोटल परिणामों का योग 126 प्लस का 138 और बटा में टोटल परिणामों की संख्या 9 बच्चे और 2 दादा दादी, 9 2 11। यहाँ से ये हो जाएगा 8 और 14 के 4 हासिल 1 3 2 5 और 1 6 और 1 1 2 और बटे में हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 11 दूनी 22 4 11 चौक 44। इसका एवरेज जो आ गया वो आ गया 24। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, दलीप राय ने अमरजीत से 9% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए, उसे 3 वर्ष के बाद इसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से पूछा है मिश्र धन, यहाँ से मूलधन बराबर दिया है 24,000, पी बराबर में दिया है वो दिया है 24,000, रेट बराबर में दिया है वो दिया है 9% और टाइम बराबर जो दिया है वो दिया है 3 वर्ष। ऐसे ही बराबर में हो जाएगा वो हो जाएगा PRT, इनकी P कितना है वो है 24,000, यहाँ से हो जाएगा 24,000 इंटू का R यानी कि 9 इंटू का T 3 और बॉटम ये हो जाएगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 24 है 72 यानी कि 720 इंटू का 9, तो यहाँ से आ जाएगा ऐसे ही बराबर में वो हो जाएगा 0 9 दिन 18 के 8 80 1 और 9 7 63 और 1 64 6480। इसका आ गया साधारण ब्याज। अमाउंट पूछा है, अमाउंट बराबर में होता है ऐसा ही प्लस का मूलधन यानी कि 6480 प्लस का हो जाएगा 24,000, यहाँ से ये हो जाएगा 0 8 4 6 4 10 के 0 हासिल 1 2 और 1 3 के 30,480 को चुकाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर चलने में 7,000 चक्कर घूमता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चक्कर बराबर में होता है वो होता है डिस्टेंस बटा में 2πr। तो दोस्तों यहाँ से चक्कर कितना दिया है, चक्कर की संख्या दिया है वो दिया है 7,000 की 7,000 बराबर में हो जाएगा ये डिस्टेंस ये दिया है 11 किलोमीटर, इसको बदलेंगे मीटर में तो इसका गुना करना पड़ेगा 1,000 से। ठीक है, क्योंकि 1,000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। ठीक है, और इसको बदलेंगे सेंटीमीटर में तो इसको गुना करना पड़ेगा 100 से, क्योंकि 1 मीटर बराबर में होता है 100 सेंटीमीटर और बटे में हो जाएगा 2πr यानी कि आंसर रखते हैं 2r इंटू का पाई का मान 22 बट्टा में 7, क्योंकि बीच का जो व्यास होता है डी होता है वो होता है 2r। ठीक है, इसलिए इसको 2r रख देते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा ये 11 दूनी 22 50 दूनी 100। ठीक है, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल आउट, क्योंकि 7 बराबर में हो जाएगा ये 50 इंटू का ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और बटे में हो जाएगा 2r। यहाँ से ये हो जाएगा ये भागा में इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में इनके 2r बराबर में आ गया 50 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 32 महिलाएं उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो दोस्तों यहाँ से दिए कि 12 पुरुष एक कार्य को कर रहे हैं 16 दिनों में, इनकी 12 मैन एक कार्य को कर रहे हैं 16 दिनों में और इसी कार्य को 32 महिलाएं 32 वुमेन वो कर रही हैं 12 दिनों में। यहाँ से इन महिला और पुरुष की क्षमता निकाल देंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और ये 12 से 12 कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से आ जाएगा मैन बराबर में 2 वुमेन, तो वुमेन को उधर कराएंगे तो ये हो जाएगा मैन बटा में वुमेन बराबर में 2 बटा में 1। ठीक है, इनकी मैन की क्षमता आ गया 2 और वुमेन की क्षमता आ गया 1। इसमें कि आगे बोला है कि 8 पुरुषों और 8 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 12 दिनों तक कार्य किया। 8 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर कार्य को किया 12 दिनों में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है
जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। यानी कि यहाँ पर जो 8 महिलाएं काम कर रही है वो काम को छोड़ दे रही है और 8 अन्य पुरुष भी आ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ से हो जाएगा 8 पुरुष तो पहले से काम कर रहे थे, तो यहाँ से ये हो जाएगा 8 मैन प्लस का फिर 8 और आदमी आ जाते हैं और ये से इस काम को पूरा करते हैं कितने दिन में, तो मान लीजिए वो करेंगे रहे x दिन में। यहाँ से हो जाएगा 8 मैन, यानी कि 1 मैन की क्षमता है 2, 8 मैन की क्षमता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 मैन की क्षमता है 1, 8 मैन की क्षमता कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा गुने का 12 बराबर में हो जाएगा 8 मैन, यानी कि 8 दूनी 16 प्लस का 8 दूनी 16 और इंटू का हो जाएगा x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 8 24 इंटू का 12 बराबर में हो जाएगा 16 16 दूनी 32 इंटू का x। ये दोस्तों हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 8 त्रिके 24 और ये 4 तियां 12 कि ये करेंगे ये 9 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा। तो दोस्तों हम मान लेते हैं वो संख्या जो है वह है 100%। ठीक है, वो संख्या है 100%, जिसमें के दिया है 82% और 73% का अंतर 72 है। देखिए 82% और 73% का जो अंतर दिया है वह दिया है 72। फिर प्रतिशत में कितना अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का, 9% का जो मान दिया है वह दिया है 72, जैसे 1% का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 9 8 72, जैसे कितना माने संख्या वो माने है 100%, यानी कि 100% बराबर में हो जाएगा 8 गुने में 100, यानी कि ये हो जाएगा संख्या 800। ठीक है, इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है कि इस संख्या का 48% किसके बराबर होगा, क्योंकि 800 का 48% किसके बराबर हो जाएगा, कैसे निकाल लेंगे। 800 का 48%, 48 बटा में 100, जैसे 100 से 100 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 8 64 के 4 हासिल 6 और 4 के 32 और 6 और 384 जो हो जाएगा इस संख्या का 48% हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, सुखदेव और बलदेव के दादा ने 21 से 50 रुपये की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया और उन दोनों ने प्रत्येक ने अपने अपने हिस्से में से 100 रुपये का दान किया, तो उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दादाजी ने कितने राशि दिया उन दोनों को, उन लोगों को राशि जो दिया वो दिया 2150, लेकिन अनुपात में कितना है वो है 20:23, यानी कि एस फॉर सुखदेव और बी फॉर बलदेव, इनके राशियों का अनुपात जो है वो है 20:23 और टोटल राशि जो है वो है 2150। ठीक है, अनुपात में टोटल कितना राशि हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 का मान दिया है 2150, राशि 1 बराबर हो जाएगा 50, ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा सुखदेव का राशि ये हो जाएगा 50 गुना, यानी कि 5 दूनी 10, 1000 हो गया सुखदेव का राशि, और बलदेव का राशि कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 50 गुना, यानी कि ये हो जाएगा 0 25 15 के 5 5 10 और 1 11, इनकी 1150, और दोनों जो है वो 100 रुपये का दान कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा माइनस का 100 रुपया सुखदेव में से और बलदेव में से हो जाएगा माइनस का 100 रुपया, तो ये हो जाएगा 900 रुपया, और अनुपात का हो जाएगा 1150 में से 100 हो जाएगा, इनकी हो जाएगा 1050, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, और यहाँ से 30 आई 90, और ये 33 के 9 और ये 3 5 15 और ये 6 5 30 और ये 7 5 35, क्योंकि नया अनुपात जो आ गया वो आ गया 6:7। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निर्देश 33 से 36 तक है, 25 छात्रों का वजन केजी में निम्नलिखित है, जिसमें कि 58 55 53, यहाँ से दिया है कि 58 55 53 50 53 51 52 54, ऐसी करते करते बहुत संख्या दिया है। इसमें पूछा क्या है 33 नंबर में, 33 नंबर में पूछा है कि सबसे भारी छात्र का वजन कितना है, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा जो संख्या है वह देखने पर 59 है, क्योंकि 59 के बाद 60 नहीं है, बाकी सब 50 तक है।
ऐसे हो जाएगा इसका आंसर 33 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे भारी छात्र का वजन जो है वो है 59 kg। ठीक है, और 34 का देखते हैं। तो 34 में क्या है, 34 में कि सर्वाधिक बारंबारता वाला भार कौन सा है, इनकी सर्वाधिक पास कौन सी संख्या आया है। तो यहाँ से अगर देखते हैं, अगर हम बारंबारता को 25 छात्रों का वजन को, तो इसमें सर्वाधिक बार जो आया है वो आया है 53, क्योंकि 53 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आया है। बाकी जो भी संख्या है 51 52 और 58 59 और 55 ये सब कम आया है। इनकी इसका जो हो जाएगा 34 का आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सर्वाधिक बार जो आया है संख्या वो आया है 53 kg वाला। ठीक है, और 35 का देखते हैं। तो 35 में क्या बोल रहा है, 35 में कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बारंबारता वाला बार कौन सा है, क्योंकि सबसे कम बार कौन संख्या आया है, तो वो जो दोस्तों आया है वो 50 आया है, क्योंकि 50 केवल एक ही बार है। बाकी जो संख्या है वो एक बार, वो 2 बार 3 बार या 4 बार तक है। ठीक है, क्योंकि 35 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सबसे कम बारंबारता वाला जो संख्या है वो है 50 kg वाला। अगर 36 का देखते हैं, तो 36 में क्या बोल रहा है कि दिए गए आंकड़ों का परास क्या होगा, इनकी रेंज क्या होगा। यहाँ से रेंज निकाल लेंगे कि रेंज बराबर में होता है उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। ठीक है, तो यहाँ से कितना दिया है, उच्च सीमा, उच्च सीमा जो दिया है वह दिया दोस्तों 59, और सर्वाधिक निम्न इसमें कितना दिया है, वो जो दिया है 50, क्योंकि 50 से कम कोई भी संख्या नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का 50, इनकी रेंज आ गया 59 में से 50 जाएगा 9, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।